विकास चंद्रा, एक चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, 80-81 मंत्री बन सकते हैं कैबिनेट में जो मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक। क्या इतनी ही संख्या में कल मंत्री शपथ लेते नजर आएंगे या संख्या सीमित हो सकती है, बाद में उस संख्या को बढ़ाया जाएगा? विकास चंद्रा जी देखिए, अभी तक जो संकेत मिले हैं उसके मुताबिक कल अधिक से अधिक मंत्रियों के शपथ हो जाएंगे और खासतौर पर जो सहयोगी दल हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके मंत्रियों का शपथ जरूर होगा। और जो बीजेपी के खाते के जो मंत्री होंगे, हो सकता है कि एक विस्तार हो तो उसमें अन्य बीजेपी के लोगों को बनाए जाए, लेकिन जो पार्टी की तरफ से संकेत मिले हैं कि सहयोगी दलों को जो देना है और जो दिया जाना है वो दे दिया जाएगा और अपनी चीज़ें कुछ रोक करके रखी जाएंगी। ये बीजेपी की अपनी एक रणनीति है। और जो अब तक संकेत मिले, हालांकि आधिकारिक तौर पर न पार्टी की तरफ से कुछ बताया जा रहा है और सरकार की तरफ से आप जानते हैं कि ये मोदी जी के काम करने का एक स्टाइल है कि गोपनीयता वो बनाए रखते हैं। तो सहयोगी दलों को 4:1 के रेशियो में मंत्रालय देने की चर्चा चल रही है और बीजेपी खुद के लिए 5 के रेशियो या उससे भी ज़्यादा पर रखेगी ताकि सहयोगी संतुष्ट रहे, क्योंकि परिस्थिति 14 और 19 वाली नहीं है, यानी 4 सांसद पर 1। तो इस हिसाब से जेडीयू के खाते में 3 और टीडीपी के खाते में 4, जिसमें जानकारी ये है कि 1 कैबिनेट और 2 एमओएस जेडीयू को जा सकता है और 2 कैबिनेट, 1 स्वतंत्र प्रभार और 1 एमओएस टीडीपी के पास जा सकता है। और हालांकि दोनों नेताओं की तरफ से, यानी टीडीपी और जेडीयू के नेता जो नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू की तरफ से बातें नहीं, उनकी पार्टी की तरफ से जरूर बातें सामने आ रही हैं। तो ये जरूर है कि कल के शपथ में देखने वाली बात होगी, लेकिन जानकारी यही आ रही है कि सहयोगी दलों को जो देना है वो कल दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन राजकिशोर जी, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, पिछली बार 64 सीटें गठबंधन की थी, 14 मंत्री बने थे। इस बार सीटें घटकर गठबंधन की 36 रह गई हैं। क्या उसी सापेक्ष उत्तर प्रदेश की जो झलक है वो कैबिनेट में देखने को मिलेगी? और खासकर जो जातीय समीकरण हैं, क्या आपको लगता है कि यूपी के संदर्भ में वो ज़्यादा चुनौती होगी? ओबीसी को कैसे एड्रेस किया जाए, ठाकुरों को कैसे साधा जाए, ब्राह्मण चेहरा कौन हो कैबिनेट में? देखिए अनुराग जी, जो मेरा अपना अनुभव कहता है और जितनी समझ कहती है, बहुत ज़्यादा ये हम पत्रकारों के लिए विमर्श का विषय होता है कि इस कास्ट का ये मंत्री बना दिया गया है तो इससे कुछ वोट हो जाएगा। फ़र्क पड़ता है, मैं नहीं कहता हूँ, निश्चित तौर पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल होते हैं और उनके पास जब सशक्त चेहरा हो तो उसके बाद ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और फिर उत्तर प्रदेश में तो वैसे ही इतना खराब प्रदर्शन तो भारतीय जनता पार्टी या तमाम लोग की भी अपेक्षा नहीं थी कि इतना खराब प्रदर्शन होगा। तो कम सीटें तो वहाँ से आई हैं, तो निश्चित तौर पर उसका ध्यान रखा जाएगा। और उतने जो पिछली बार जितने मंत्री बने थे उतने तो उत्तर प्रदेश को नहीं मिलेंगे, ये तो साफ साफ समझ में आता है। लेकिन हाँ, ये जो बात आ रही थी कि अभी लगातार मोदी के झुकने ना झुकने वाली राजनीति, निश्चित तौर पर समझौतों का खेल है और समझौते करने पड़ते हैं, झुकना भी पड़ता है। लेकिन जिन 2 मुद्दों की बात अभी की गई, इन दोनों मुद्दों पर देखा जाए वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं थे। अगर दक्षिण भारत का मामला था तो दक्षिण भारत वाले मामले में देश का एक ऐसा संवेदनशील हिस्सा था कि वहाँ पर एक अलग किस्म की आग लग सकती थी। और यहाँ पर भी मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं था, वो सीधे सीधे एक अलग किस्म से मामला जा रहा था और तमाम दूसरे तत्व भी उसमें घुसते चले जा रहे थे। उसमें ताली बजाना एक अलग बात है, राजनीतिक तौर पर समझौते हर दल करता है, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। और राष्ट्रीय जब महत्व के मुद्दे होते हैं, अगर संवेदनशील मुद्दा है, अगर वहाँ पर रीजनल अगर कुछ मामले अगर बढ़ते दिखाई पड़ते हैं तो उस पर समझौता क्या, उस पर तो सरकार को टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं और वापस भी आना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि नायडू, मैंने पहले शुरुआत में कहा कि नायडू और नीतीश को अपना हिस्सा लेना आता है, वो लेंगे ही। लेकिन एक जानकारी के लिए बस आपको बात बताऊं, जैसे जयंत चौधरी, उनको सिर्फ एमओएस मिल रहा है और कुछ नहीं मिलने वाला है। और चिराग पासवान के यहाँ बस 1 कैबिनेट जा रही है और अनुप्रिया पटेल को भी कैबिनेट नहीं मिलने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि हाँ सब कुछ मतलब जो है रेड कारपेट उनके लिए भी बिछा हुआ है, तो बैलेंस रहेगा। तो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें अगर लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा कि सहयोगी के लिए सहयोगी दलों की स्थिति तो राजकिशोर सर साफ कर रहे हैं। लेकिन विकास चंद्रा, जिसका जिक्र एनके सर अभी कर रहे थे और राहुल सर सहमत थे कि जो सीसीएस के मंत्रालय हैं, बीजेपी नहीं चाहेगी कि वो महत्वपूर्ण मंत्रालय सहयोगी दलों को दिए जाएं। लोकसभा अध्यक्ष को लेकर भी क्या ऐसी तरीके की स्थिति बीजेपी ने साफ कर दी है? हालांकि हमने देखा पहले बालयोगी, मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी सहयोगी दल के लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। जी बिल्कुल, जो इनके सर ने जी बिल्कुल, देखिए अभी जो सर ने कहा वो ठीक है, जो संकेत भी पार्टी की तरफ से ही मिले हैं कि जो सीसीएस के मंत्रालय हैं और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं और साथ ही आईएनबी मिनिस्ट्री, ये सहयोगियों को नहीं जाएगा, ये बीजेपी अपने पास ही रखेगी। साथ ही आज ये भी जानकारी आई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो मंत्रालय हैं वो भी बीजेपी अपने पास, यानी मोदी जी अपने ही लोगों को मंत्री उसका बनाएंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। लेकिन बाकी मंत्रालय देने में उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। तो कल से जो संकेत मिल रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष का जो पद है वो बीजेपी अपने पास ही रखेगी और उस पर भी कई नामों
को लेकर के अटकलें तेज हो रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान बनाए जा सकते हैं या फिर राजनाथ सिंह बनाए जा सकते हैं, किसी बिल्कुल नए चेहरे को बनाया जा सकता है। लेकिन अब तक जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से ये पार्टी यानी बीजेपी अपने पास ही इसको रखेगी। हालांकि 2 दिन पहले ये बात सामने आई थी कि टीडीपी की तरफ से इसकी मांग की गई थी और उसके तत्काल बाद बीजेपी ने स्थिति उनको स्पष्ट कर दी थी कि स्पीकर का पद उन्हीं के पास रहेगा। जबकि इतिहास में है कि जब गठबंधन और मिलीजुली सरकार बनी है तो सहयोगी दल के पास से ये पद गए हुए हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी इस मूड में दिखाई दे नहीं रही है।